नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी जरूरी जानकारी जो आपके खेत के क्षेत्र में आपको मजबूती देगी। आज के इस अंक में हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन के बीच खेती को लाभकारी बनाने पर वैज्ञानिकों की राय, मत्स्य पालन में ठंड से बचाव के उपाय, मखाना की खेती की उन्नत तकनीक, पशुओं की देसी नस्लों की पहचान, एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी, उपयोगी कृषि यंत्र की जानकारी, इसके साथ ही मंडी के ताजा भाव और लेंगे मौसम का हाल। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जलवायु परिवर्तन को लेकर पटना में किसानों और वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। वैज्ञानिकों ने जलवायु अनुकूल खेती अपनाने पर दिया जोर। ठंड और कुहासे से मछलियों को बचाने के लिए मत्स्य पालकों को सलाह। फरवरी में मखाना पौधों के ट्रांसप्लांट और कीट नियंत्रण की तकनीक बताई गई। देसी पशु नस्लों की पहचान से उत्पादन बढ़ाने पर वैज्ञानिकों का जोर। जलवायु परिवर्तन के कारण खेती किसानी पर पड़ रहे प्रभावों और किसानों को समय पर बेहतर उत्पादन व लाभ दिलाने के उद्देश्य से पूर्वी क्षेत्र कृषि अनुसंधान परिषद पटना में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कई राज्यों से आए वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मनुष्यों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए जलवायु अनुकूल खेती को अपनाना समय की आवश्यकता है। यदि लॉन्ग टर्म की हम बात करें, भविष्य की, लंबे भविष्य की, तो उसके अंदर जलवायु के अनुकूल ही हमें चलना होगा, क्योंकि यदि हम जलवायु के अनुकूल नहीं चलेंगे तो प्रकृति सब चीज़ को अपने कंट्रोल में ले सकती है। और जलवायु के अनुकूल चलने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, 3 चीज़ हैं: जल, वायु और पृथ्वी। इन तीनों को हमें जिस तरह से नेचर ने बनाया है, जिस तरह से प्रकृति ने इनको बनाया है, उसी तरह रहने दिया जाए तो सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म की होगी। परंतु यदि उसके अंदर यदि हम कहाँ ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, चाहे जल में प्रदूषण करते हैं, चाहे हम धरती के अंदर ज़्यादा जहरीले तत्व या केमिकल्स मिलाते हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रही। कुछ टाइम तक हमें फसलें मिल सकेंगी, परंतु लंबे समय तक हम जो जनसंख्या है, उसका पेट भरने के लिए धरती भी उतना कोऑपरेट नहीं करेगी। पानी भी यदि पॉल्यूट होगा तो वो किसी भी कार्य नहीं। यदि पॉल्यूटेड पानी आप अपनी फसल के अंदर में लगाते हैं तो वो फ्रूट के जरिए, सब्जी के जरिए, अनाज के जरिए आदमी को उपलब्ध होगा। मत्स्य पालक भाइयों को सलाह दी जाती है कि राज्य में कुछ स्थानों पर ठंड और कुहासे के कारण तालाबों में मछलियां प्रभावित हो सकती हैं। इससे बचाव के लिए फीड रेट कम करें और समय समय पर तालाबों का पानी बदलते रहे, जिससे जल का तापमान संतुलित बना रहेगा। जिन किसानों ने नवंबर-दिसंबर माह में मखाना की नर्सरी लगाई है, वे फरवरी माह में मखाना के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। खेती के शुरुआती दौर में यदि कीटों की समस्या दिखाई दे तो नीम आधारित कीटनाशी का छिड़काव करें। इसके साथ ही मखाना की खेती के लिए भूमिगत जल का उचित प्रबंधन आवश्यक है, जिससे टिकाऊ खेती संभव हो सके। पशुपालकों को पशुओं की सही नस्ल पहचानने में सहायता के लिए ICAR पटना के वैज्ञानिक डॉक्टर PC चंद्रायन द्वारा महत्वपूर्ण शोध किया गया है। पूर्वी क्षेत्र की देसी गायों की एक नस्ल का नाम है पूर्णिया नस्ल रखा गया है। वहीं बकरियों में पालूमी बकरी को मान्यता दी गई है। इससे पशुपालकों को बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
सफलता की इस कड़ी में जुड़ रहे हैं वैशाली जिले के निवासी राम सिंह खेती के क्षेत्र में सफलता की मिसाल बन रहे हैं। वे वर्तमान में फूलगोभी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती कर रहे हैं। खेती उनके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है, जिसमें पूरे परिवार मिलकर मेहनत करता है। आधुनिक तकनीकों को और परंपरागत अनुभव के संभव से वे बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। समय पर बुवाई, संतुलित खाद और उचित सिंचाई पर विशेष ध्यान देने से उनकी फसलों की गुणवत्ता अच्छी रहती है। उनकी मेहनत और पारिवारिक सहयोग उन्हें अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बनाता है। धान, गेहूं और अन्य फसलों की कटाई में रीपर मशीन किसानों के लिए काफी उपयोगी है। इस यंत्र से फसलों की कटाई आसानी से की जा सकती है, जिससे समय की बचत होती है और मजदूरों की कमी की समस्या भी दूर हो सकती है। अब एक नजर डालते हैं पटना मंडी पर और चलिए जानते हैं गेहूं और चावल के ताजा बाजार भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4,600 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 8,000 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 9,000 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा सुपर चावल 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। राज्य में मौसम शीतकाल के अंतिम चरण में है और धीरे धीरे बसंत ऋतु की ओर बढ़ रहा है। दिन के समय हल्की गर्मी, जबकि सुबह और रात में ठंड बनी रहने की संभावना है। आज अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हवा की गति लगभग 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा या कुहासा देखने को मिल सकता है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मखाना, सब्जी और रबी फसलों में कीट व रोगों की निगरानी रखें। वहीं मत्स्य और पशुपालक भाई जल और पशुओं के तापमान संतुलित पर विशेष ध्यान दें। तो यह थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव, मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त, लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानियाँ भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय ना सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, हार्दिक स्वागत है आपको और आपकी आर्थिक समृद्धि को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, मक्का हमारे भारत के प्रमुख फसलों में से एक है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 1961 से भारत लगातार विश्व में शीर्ष 10 पर मक्का उत्पादन के मामले में बना हुआ है। फिलहाल भारत चौथे स्थान पर है मक्का उत्पादन के मामले में। तो आज के अंक में हम मक्का की ही एक विशेष प्रजाति स्पेशलिटी कॉर्न पर चर्चा करेंगे। जानेंगे आखिर है क्या ये स्पेशलिटी कॉर्न, इसकी खेती कैसे करें और अच्छी खेती से मुनाफा कैसे कमाएं। आज हमारे साथ शामिल हैं नेहा मैडम। आप सहायक प्राध्यापक हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय में। मैडम, स्पेशलिटी कॉर्न की चर्चा हो रही है। सबसे पहले दर्शकों को आप इस बात से अवगत कराएं कि ये स्पेशलिटी कॉर्न, आम साधारण मक्के के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ये स्पेशलिटी कॉर्न आखिर क्या है? नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप परंपरागत तरीके से सामान्य मक्का की खेती करते आ रहे हैं, जिसका उपयोग अनाज और पशु चारे के लिए किया जाता है। लेकिन आज के समय की मांग है स्पेशलिटी कॉर्न की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामान्य मक्का पककर 100 से 120 दिन में तैयार हो जाता है, वहीं स्पेशलिटी कॉर्न पककर 50 से 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 90 दिन लगते हैं। इसे हम स्पेशलिटी कॉर्न क्यों कहते हैं, इसकी भी एक अलग विशेषता है। ये अपनी विशेषता, उपयोगिता और गुणों के कारण साधारण मक्का से अलग है। असल में ये सामान्य मक्का की एक किस्म है जिसे हम एंडोस्पर्म के आधार पर विभाजित किए हैं, जैसे कि स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, वैक्सीकॉर्न, पॉटकॉर्न इत्यादि। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सामान्य मक्का की खेती मुख्यतः अनाज और पशु चारे के लिए की जाती है, वहीं स्पेशलिटी कॉर्न की खेती हम स्वाद, पोषण,
प्रोसेसिंग औद्योगिक रूप में करते हैं। तो इस तरह से स्पेशलिटी कॉर्न सामान्य मक्का से भिन्न है। मैडम, आपने बताया कि आज जो हमारे आसपास प्रचलित रूप का मक्का हमें दिखता है, जैसे बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, ये सब स्पेशलिटी कॉर्न में आते हैं। इसकी खेती की बात करें कि हमारे प्रदेश के किसान इसकी खेती, अच्छी खेती कैसे कर सकते हैं, तो आप इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को क्या बताएंगी? जहाँ तक स्पेशलिटी कॉर्न की खेती की बात करें तो यह निर्भर करता है आप कौन सी स्पेशलिटी कॉर्न की खेती करना चाहते हैं। जैसे पॉपकॉर्न की खेती जो है स्नैक्स के पर्पज़ से और मॉल में इसकी आपूर्ति को पूरी करने के लिए की जाती है। स्वीट कॉर्न यानी हरे भुट्टे की आपूर्ति के लिए। बेबी कॉर्न का उपयोग घरेलू उपयोगों, रेस्टोरेंट और एक्सपोर्ट के पर्पज़ से किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप किसकी खेती करें। इसके लिए शुरुआत में आप 1 से 2 कट्ठा ज़मीन ले सकते हैं। साथ ही आप खेत के छोटे हिस्से में भी इसकी खेती कर सकते हैं। अब बात आती है बीज की। बीज को आप कहाँ से लेंगे? बीज को हमेशा एक प्रमाणित जगह से लें, जैसे कि आप कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं या कृषि विभाग से, साथ ही प्रमाणित दुकानदार से जो अच्छी बीज आपको प्रदान कर सके। अब बात आती है किस्मों की। किस्मों का चुनाव भी निर्भर करता है कि आप किसकी खेती कर रहे हैं। यदि आप स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं तो उसमें प्रचलित किस्म है सुगर 75, स्वीट गोल्ड। अगर आप बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं उसमें प्रचलित किस्म है VL44, HM4। यदि आप पॉपकॉर्न की खेती करना चाहते हैं उसमें प्रचलित किस्म है राजेंद्र पॉपकॉर्न 1, अंबर पॉपकॉर्न। तो इस तरह से और भी कई प्रचलित किस्में हैं जो बिहार में उगाई जाती हैं। इसके लिए आप कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अब बात आती है बुआई की। बुआई का समय निर्भर करता है मौसम पे, यानी कि आप किस मौसम में आप स्पेशलिटी कॉर्न की खेती करना चाहते हैं। यदि आप खरीफ में लेना चाहते हैं तो इसका उपयुक्त समय होता है जून से जुलाई। यदि आप रबी में इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसका उपयुक्त समय है अक्टूबर से नवंबर। और जहाँ तक बात जायद की है तो इसका उपयुक्त समय होता है फरवरी से मार्च। इसके बाद आती है आपकी बात बीज की बुआई की। तो यह निर्भर करता है कि बीज का किस्म कैसा है। साथ में यदि हम सिंचाई की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, हल्की सिंचाई लें। और यदि भुट्टा पकने लगा है, फूल आने लगे हैं तो उस समय सिंचाई का प्रयोग ज़रूर करें। इसके साथ साथ यदि हम रोग और कीट की बात करें तो इसमें प्रमुख लगने वाले रोग होते हैं डाउनी मिल्ड्यू, कॉमन रस्ट और कीट होते तना छेदक माही। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब और इमिडाक्लोराफ्रिड का अनुशंसित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप जैविक खेती भी कर सकते हैं। और मृदा का चुनाव करना हो तो इसके लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, जहाँ की जल का निकास सही हो। इसके साथ साथ आप खेत को स्वच्छ रखें और फसल चक्र अपनाएं। तो इस तरह से आप इसकी खेती करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। खेती के बारे में आपने विस्तार से बताया मैडम कि स्पेशलिटी कॉर्न की किस किस्म की खेती किस प्रकार की जाए और किस समय की जाए, ये भी आपने बताया। फसल की कटाई की बात करें, क्योंकि उत्पादन की कटाई करेंगे तभी तो हम उसे बाज़ार में बेच पाएंगे, तो फसल की कटाई की बात करें कि कटाई का समय क्या होता है। आपने सिंचाई के बारे में भी बता दिया था, तो कटाई की बात करें, कटाई का समय क्या होता है, कटाई किस प्रकार की जाए। साथ ही अपने प्रदेश में स्पेशलिटी कॉर्न की संभावनाएं क्या हैं बाज़ार के मामले में और उत्पादन के मामले में, तो इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को क्या बताएंगी? जहाँ तक कटाई का सवाल है तो यह भी निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की कॉर्न की खेती कर रहे हैं। यदि आपने स्वीट कॉर्न की खेती की है तो उसकी कटाई का सही समय 75 से 85 दिन होता है, यानी गाभा में दूध भर जाना चाहिए। यदि आपने बेबी कॉर्न की खेती की है उसकी कटाई का सही समय 50 से 60 दिन, जब सिल्क निकल जाते हैं। यदि आपने पॉपकॉर्न की खेती की है उसकी कटाई का सही समय 90 से 110 दिन, यानी कि जब भुट्टा पककर तैयार हो जाता है। यदि किसान भाई आप कटाई सही समय पर करेंगे तो फसल की गुणवत्ता तो बढ़ेगी, इसके साथ साथ आपकी आय में भी वृद्धि होगी। और जहाँ तक बिहार में इसकी संभावनाओं की बात की जाए तो बिहार में इसकी अपार संभावना है। यहाँ की जलवायु, मृदा यहाँ की इसकी खेती के लिए उपयुक्त हैं। इसके साथ साथ यदि आप इसे सामान्य मक्का की तुलना करें तो ये 1 से 1.5 गुना ज़्यादा अधिक आय देता है। एक खेत में यदि आप सामान्य मक्का के साथ स्पेशलिटी कॉर्न की खेती करते हैं तो ये 2 से 3 डिमांड को पूरी करता है, क्योंकि बाजार में विविधता है। यदि आपकी एक फसल बेकार भी हो जाती है तो दूसरी फसल इसकी आपूर्ति को पूरी कर देता है। अब बात आती है जैसा कि आज के जो युवा हैं या आज के लोग जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी जागरूक हैं, जिसके कारण स्पेशलिटी कॉर्न की मांग काफ़ी बड़ी है, जो आपकी आय की वृद्धि में दुगनी कर देती है। इसके साथ साथ यदि आप बेहतर तकनीक
उच्चतम बीज और उन्नत किस्म का प्रयोग करेंगे तो आपकी आय की सुरक्षा और अधिक बढ़ जाएगी। इसके साथ कृषक बंधु, यदि आप 1 एकड़ में स्पेशलिटी कॉर्न की खेती करते हैं, आपको 60,000 से 80,000 का मुनाफा प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हमारी सरकार है समय समय पर सब्सिडी, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करी। इसके लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग में संपर्क कर उचित मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। मैडम, आपने खेती के बारे में बताया, सिंचाई के बारे में बताया। कार्यक्रम के अंत में और भी अगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान स्पेशलिटी कॉर्न की खेती के लिए किसानों को रखना हो तो आप क्या बताएंगे और साथ ही क्या संदेश देना चाहेंगी? अंत में किसान भाई, मैं आपको यह सलाह देना चाहूँगी कि आप सामान्य मक्का की खेती तो करते ही आएँ, इसके साथ स्पेशलिटी कॉर्न की भी खेती आप ज़रूर करें और कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान ज़रूर रखें, जैसे उन्नत किस्मों का प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरक। अगर आप जैविक खेती करेंगे तो इससे आपकी जो है मृदा की उर्वरता क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ में फसल की उपज भी बढ़ेगी। और यह खेती कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े तौर पे करें, यदि आप इस खेती को छोटे तौर पे भी कर सकते हो तो यह बदलाव जो है आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाता है। तो इसलिए आपसे मैं यह अनुग्रह करती हूँ कि आप स्पेशलिटी कॉर्न की खेती ज़रूर करें। मैडम, आपने खेती, सिंचाई और कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन ये सब बता दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो खेती का होता है वो है उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग स्पेशलिटी कॉर्न में करने से किसान भाइयों को ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, उनके लिए बेहतर होगा? स्पेशलिटी कॉर्न की खेती के लिए किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग बेहतर होगा? जहाँ तक उर्वरक प्रबंधन का सवाल है तो उर्वरक के लिए आप NPK ले सकते हैं और इसकी मात्रा आप 40 से 50, 20 से 25 और 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से लें। साथ में आप जैविक खेती करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जैसे गोबर खाद और कंपोस्ट का प्रयोग भी आप सिंचाई खेती करने के समय आप ले सकते हैं। यह मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथालिन का भी उपयोग आप कर सकते हैं। इसका उपयोग आप अंकुरन के पूर्व पर बुआई के ठीक बाद करें। तो इस तरह से आप वैज्ञानिक तरीके से अनुशंसित बीज को अपनाकर अगर आप खेती करेंगे तो ये आपकी आय में वृद्धि दुगनी चौगनी कर देगा। तो किसान भाइयों, आप सबसे निवेदन है, आप सामान्य मक्का के साथ साथ स्पेशलिटी कॉर्न की खेती ज़रूर करें। मैडम, बहुत धन्यवाद आपका। स्पेशलिटी कॉर्न जो कि आम तौर पर जाना जाने वाला फसल नहीं है, इसके बारे में इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां हमारे किसान बंधुओं तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर नेहा जिन्होंने बताया कि किस प्रकार हम स्पेशलिटी कॉर्न की खेती कर सकते हैं, जो आम तौर पर भले हम इसको एक फसल के रूप में न जानते हों, लेकिन उपयोग में देखें तो उपयोग में यही स्पेशलिटी कॉर्न ज़्यादा आ रहा है आज के समय में। तो आप भी इस स्पेशलिटी कॉर्न की खेती ज़रूर करें और जैसा कि मैडम ने कहा, अनुशंसित बीज का ही प्रयोग करें, जैविक खाद का प्रयोग करें और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बड़े पैमाने पर बल्कि छोटे पैमाने पर अपने स्तर पर भी इसकी खेती की शुरुआत कर सकते हैं और खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो इस संदेश के साथ कि आप स्पेशलिटी कॉर्न की खेती की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, इजाज़त लेते हैं आपसे आज के अंक के लिए। मिलते हैं अगले अंक में एक नए मेहमान, नए विषय और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म।
हमारे मेहनती किसान सशक्त और आत्मनिर्भर हों, हमारी कृषि आधुनिक हो। इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने लगातार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज देश का कृषि बजट 2014 के मुकाबले 5 गुना अधिक बढ़ गया है। बीज से लेकर बीमा, सिंचाई से लेकर खाद और बाजार से लेकर तकनीक और नवाचार, खेती से जुड़ी सरकार की नीतियां और निर्णय समग्र और समावेशी हैं। यही कारण है कि आज भारत में खेती का स्वरूप लगातार आधुनिक हो रहा है और हमारे किसान साथियों की मेहनत से देश कृषि उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज खेती में तकनीक के साथ हमारे पारंपरिक श्रेष्ठ तरीकों को भी बढ़ावा मिल रहा है और प्राकृतिक खेती पर भी विशेष फोकस है। इसी कड़ी में किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान। इस योजना के तहत लाभार्थी किसान भाई बहनों के बैंक खातों में 2000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे 6000 रुपए की सम्मान राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है। किसानों के लिए पीएम किसान से जुड़ना बेहद सरल है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए किसान भाई बहन राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी या नोडल अधिकारी पीएम किसान से संपर्क कर सकते हैं तथा सामान्य सेवा केंद्र पर भी स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई बहन वेब पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर एवं पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पीएम किसान सम्मान निधि संबंधित जानकारी, भुगतान की स्थिति तथा अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पीएम किसान योजना से राज्यों के भूमि अभिलेखों को डिजिटल करके उन्हें और अधिक पारदर्शी बनाने में भी मदद मिल रही है। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। किसान भाइयों बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़े अहम खबरें, मिले विशेषज्ञों की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।